Hello and welcome to Exact IAS. Here I am Twinkle Kotwani with you all discussing the prelims specific topics. As you all know, हमारे prelims specific की topics की 25 वीडियो सीरीज ऑलरेडी आ चुकी हैं. इसके साथ साथ places and news, reports और स्पीशीज जो भी मतलब जहाँ से भी हम क्वेश्चन प्रीलिम्स में प्रिडिक्ट कर सकते हैं, एवरीथिंग इज कंप्लीटेड, प्लेलिस्ट आर रेडी. जस्ट जो बचा है वो ये है कि आप इन वीडियो सीरीज को देखो, क्रक्स नोट रेडी करो, रिवीजन करो एंड इट्स मैं आपको बता सकती हूँ कि इसमें से आपको 30 क्वेश्चंस तो इवन आपकी टेस्ट सीरीज में भी आते हुए नजर आ जाएंगे. So these topics are very important. Kindly watch these topics and cover up all the lectures. Without getting delay, start करते हैं. Our first topic is इंडियन पार्टनरशिप एक्ट. सुप्रीम कोर्ट ने क्या डायरेक्शन दिए हैं, क्यों ये पार्टनरशिप एक्ट फिर से न्यूज में आया है, इसको समझने के पहले बेसिक्स और स्टैटिक रिवाइज कर ले रहे हैं. ठीक है, इसका इंडियन पार्टनरशिप एक्ट जो है, इसका जो बेस है दैट वाज टेकन फ्रॉम द ब्रिटिश एक्ट, इंग्लिश पार्टनरशिप एक्ट 1890. ये एक्ट आया था पहले 1890 में, उसके बाद वापस से 1932 में ये एक्ट लाया गया था. पूरे इंडिया में देखो, वी ऑल नो फर्म्स हो गई, कंपनीज हो गई, कोई बिजनेस हो गया, प्रोजेक्ट हो गया, कोई भी रजिस्टर्ड, अगर कुछ रजिस्टर्ड अकाउंट्स हैं, बिजनेसेस हैं, वहाँ पर जब पार्टनरशिप में काम होता है तो पार्टनरशिप कैसे फॉर्म होगी, पार्टनर्स के राइट्स क्या क्या होंगे, अगर पार्टनरशिप डिसॉल्व होती है तो किस तरह से किसके ऊपर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी, ये सारी चीज़ें डिफाइन की गई हैं इस एक्ट में. इस ये एक्ट जो है वो हर तरह के पार्टनरशिप पर एप्लीकेबल होता है एक्सेप्ट दोज फॉर्म्ड फॉर चैरिटेबल पर्पसेस. ऐसे फॉर्म्स जो चैरिटी करने के लिए बने हुए हैं उन पर ये एक्ट एप्लीकेबल नहीं होता है. कैसे प्रॉफिट एक दूसरे में बांटा जाएगा, कैसे इनहेरिटेंस के बाद जो आने वाली जनरेशन है उनके क्या राइट्स होंगे, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, बिजनेस का प्रॉफिट कैसे शेयर होना है, ड्यूटीज क्या है, फर्म को फर्म रजिस्टर होने के बाद अगर डिसॉल्व हो रही है तो डिस्प्यूट्स हो रहे हैं तो सेटलमेंट्स कैसे होंगे, सारी चीज़ें इस पार्टनरशिप एक्ट के थ्रू ही होती है. ठीक है, अब इस एक्ट में सुप्रीम कोर्ट ने नया डायरेक्शन इशू किया है, या ऐसे कह लो कि रीअफर्म किया है फॉर द मैंडेटरी नेचर ऑफ सेक्शन 69. दिस सेक्शन 69 टॉक्स that the partners of unregistered firms cannot enforce contractual rights against one another. अब देखो, मैंने पहले भी बताया हर तरह की फर्म कंपनीज के ऊपर ये एक्ट लागू होता है, बट अगर वो फर्म अनरजिस्टर्ड है तो आप उसके ऊपर कॉन्ट्रेक्चुअल राइट्स को एनफोर्स नहीं कर सकते हो. मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट कि यहाँ पर फर्म का रजिस्टर्ड होना बहुत मैंडेटरी है. ठीक है, इसमें से इतना ही याद रखना, अगर यूपीएससी इससे कुछ क्वेश्चन बनाता है तो ये बनेगा, इससे बाहर नहीं जाएगा. वैसे भी यूपीएससी का एक ट्रेंड रहता है, वो ना कंफ्यूजन वाली चीज़ों को ज़्यादा पूछता है, जहाँ पर स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन हो, जहाँ पे वो फंस जाए, बट अपने आप को क्लियर रखना. नेक्स्ट वन इज सुकन्या समृद्धि योजना. सुकन्या समृद्धि योजना जो है ये 2015 में लाई गई थी, 2025 में इसको 10 इयर्स हो गए. सो इसकी सक्सेस को सेलिब्रेट किया गया था. देखो, ये इनिशिएटिव लाया गया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत. इसमें आप अपनी घर की बेटीज दैट मीन्स डॉटर्स के लिए एक सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हो. ठीक है, उसमें 250 से लेके 1.5 लाख तक का पैसा आप जमा कर सकते हो, और एक पर्टिकुलर एज दैट इज 21 ईयर्स के बाद वो अकाउंट जो है अपनी मैच्योरिटी अचीव कर लेगा, और 18 ईयर्स के बाद सुकन्या समृद्धि अकाउंट का जो होल्डर है, दैट मीन्स जो डॉटर है जिसके नाम पर ये अकाउंट खुला हुआ है, उसका कंट्रोल उस बेटी के हाथ में चला जाता है. ठीक है, 18 ईयर्स के बाद 10th, दैट मीन्स 10th पास होने के बाद भी अगर हायर स्टडीज़ के लिए या अपनी मैरिज के बाद उसे अपनी मैरिज के लिए पैसा विड्रॉ करना है तो शी कैन विड्रॉ फ्रॉम दैट अकाउंट.
ठीक है। अगर एलिजिबिलिटी की बात करूं, शी शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया, जो अकाउंट है वो उनके पेरेंट्स के द्वारा ओपन किया जाता है, एंड द एज मस्ट बी बिलो द 10 years। हर एक घर से आप सिर्फ 2 सुकन्या समृद्धि योजना स्कीम के अकाउंट्स ओपन अप कर सकते हो, मतलब अ फैमिली कैन ओपन 2 accounts। these are some of the eligibility, these are some of the criteria that can be asked in the preliminary exams। ठीक है। उसके बाद द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इज फॉरएवर केमिकल्स। 2 केमिकल्स का नाम है जिसे फॉरएवर केमिकल बोला जाता है। फर्स्ट वन इज परफ्लोरो एल्काइल एंड द सेकेंड वन इज पॉलीफ्लोरो एल्काइल सब्सटेंसेस। शॉर्ट फॉर्म में इसे PFAS बोल सकते हो, परफ्लोरो एल्काइल एंड पॉलीफ्लोरो एल्काइल सब्सटेंसेस। ये एक ऐसे सब्सटेंस है या एक ऐसे केमिकल्स हैं जिनको फॉरएवर केमिकल्स बोला जाता है। द रीजन इज बिकॉज दे आर, पहली चीज तो ये टॉक्सिक रहते हैं, मैन मेड रहते हैं, हेजार्डुअस केमिकल्स हैं जो इन्वायरमेंट में बहुत लंबे समय तक स्टिक रहते हैं, एटमॉस्फेयर में, रेन वाटर में, सॉइल में, मतलब एयर वाटर सॉइल किसी भी मीडियम में ये ट्रैवल कर सकते हैं, इन्वायरमेंट में लंबे समय तक बने रहते हैं। इन्वायरमेंट के लिए एज वेल एज ह्यूमन हेल्थ के लिए, दोनों के लिए ये बहुत खतरनाक होते हैं। They are known to stay in the environment virtually forever and contribute to environment degradation, which adversely impacts the health of all organisms, including the human beings. ठीक है। Can migrate from soil, water, air, already told, they are listed in the Stockholm Convention। Stockholm Convention जो है वो टॉक्सिक चीज़ों पर बेस्ड कन्वेंशन है। तो इस कन्वेंशन में हमने PFAS या फॉरएवर केमिकल्स को एनलिस्ट भी करके रखा है। बेसिकली इनका यूज जो है नॉन स्टिक पैंस बनाने में, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स बनाने में, विंड टर्बाइंस बनाने में यूज किया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट फीचर जिसकी वजह से इनका यूज है, दैट इज द रेजिस्टेंस टू एक्सट्रीम टेम्परेचर्स एंड कोरिजन। इस फीचर के कारण, एक्सट्रीम टेम्परेचर और कोरिजन का फीचर है इसके अंदर, इसीलिए इसकी एप्लीकेबिलिटी भी बहुत अधिक है। साथ के साथ ये हेजार्डुअस भी है। इट कैन डिक्रीज द फर्टिलिटी, developmental effects in children, interference with body hormones को, cholesterol level को, even some cases of cancer are also just because of this forever chemicals। याद रखना forever chemical बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछ लेगा साइंस एंड टेक में, प्रीलिम्स में, हमारा दिमाग उस समय क्लिक नहीं करेगा, इसलिए कहीं पे नोट डाउन कर लेना और रिवाइज कर लेना 2-3 बार तो हो जाएगा काम। लास्ट वन इज डायमंड इम्प्रेस्ड ऑथराइजेशन स्कीम। ये स्कीम जो है डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, दैट मीन्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च की गई थी। डायमंड, जो नेचुरल डायमंड होता है, जो नेचुरल कट एंड पॉलिश्ड डायमंड होता है, उसे एक्सपोर्ट करने के हिसाब से उसके ड्यूटी फ्री इंपोर्ट को अलाउ किया गया। देखो, डायमंड हमारे इंडिया में कंप्लीटली हम अपनी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल नहीं कर पाते। हम नेचुरल डायमंड को पहले दूसरी कंट्री से इंपोर्ट करते हैं, उसके ऊपर वर्क करते हैं, देन वी एक्सपोर्ट दैट डायमंड। ठीक है। तो एक्सपोर्ट को ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस बनाने के लिए, हमारे डायमंड को ग्लोबल लेवल पर एक स्पेस दिलवाने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स ने ये स्कीम लॉन्च की है, जिसमें आप जो डायमंड, नेचुरल कट एंड पॉलिश डायमंड होगा, उसको ड्यूटी फ्री इंपोर्ट करोगे, उसके बाद उसमें एटलीस्ट 10% का वैल्यू एडिशन करके आपको उसे एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। एक तरह से जो MSME की इंडस्ट्रीज है, जो इंडस्ट्रीज डायमंड के साथ वर्क करके उनको एक लिवरेज देने के लिए, उनके लिए चीज़ें और कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए ये स्कीम लाई गई है, दैट इज डायमंड इम्प्रेस्ड ऑथराइजेशन स्कीम। ठीक है। इसमें ऐसे डायमंड्स को ही अलाउ किया जाता है ड्यूटी फ्री करने के लिए, दैट आर ऑफ 1/4 कैरेट, दैट मीन्स 25 सेंट्स कैरेट के जो डायमंड्स रहते हैं, वही ही सिर्फ आप ड्यूटी फ्री इंपोर्ट कर सकते हो, अदरवाइज यू हैव टू पे द ड्यूटी ऑफ द डायमंड। ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच। दिस वॉज ऑल अबाउट टुडे। इस लेक्चर की PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल विद द सेम नेम एग्जैक्ट IAS से डाउनलोड कर सकते हो। कोई भी क्वेरी हो, क्वेश्चन हो, डाउट हो,
You can ask me in any social media handle with the same name. We are available on all social sites with the same name, Exact IAS. Even our WhatsApp account is also given in the details. Thank you so much. मिलते हैं अगली क्लास.